प्रिय छात्राओं, आशा है आपको रॉयल्टी अकाउंट्स पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम एक नया चैप्टर देखेंगे, आंतरिक पुनर्निर्माण। सबसे पहले तो हम ये देखें कि आंतरिक पुनर्निर्माण आखिर है क्या, या आंतरिक पुनर्निर्माण से क्या आशय है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है। मानव स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों की तरह एक कंपनी के जीवन काल में भी कई परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार से अगर एक मनुष्य अत्यधिक बीमार हो जाता है तो उसका निदान एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक कंपनी के आर्थिक जीवन में भी संकट होने पर आंतरिक पुनर्निर्माण रूपी शल्य चिकित्सा के माध्यम से कंपनी अपनी जर्जर हालत से निकलकर स्वस्थ आर्थिक जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है, और इसकी आवश्यकता इसलिए भी होती है कि यदि कंपनी की पूंजी संरचना अत्यधिक टिपिकल है या अत्यधिक कठिन है तो उसको सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए भी आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। या कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास हानियाँ अत्यधिक एकत्रित हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका राइट ऑफ या अपलिखित करना बहुत आवश्यक हो गया है, जिससे कि कंपनी लाभांश की घोषणा कर सके। या फिर कंपनी के चिट्ठे में जो एसेट्स संपत्तियां दिखाई गई होती हैं वो वास्तव में उचित मूल्य पर नहीं दिखाई गई होती हैं, उनका सही मूल्य दिखाना हो तब भी आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यदि कंपनी की जो समता अंश पूंजी है या स्थिर लागत वाली पूंजी जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स, उनका भी अनुपात सही करना हो, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशो, उसको भी हमें उसका अनुपात सही करना हो तब भी आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। या फिर कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करना हो तब भी आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। तो ये आंतरिक पुनर्निर्माण आखिर किया किस प्रकार से जाता है, ये हम देखते हैं। इसके दो मेथड हैं, एक तो है अंश पूंजी में परिवर्तन और दूसरा है अंश पूंजी में कमी करना। एक तीसरा मेथड भी है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन। अब अंश पूंजी में परिवर्तन, पहले तो मैं आपको शॉर्ट में ये समझा देती हूँ, ये पॉइंट्स बता देती हूँ कि किस प्रकार से आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। उसके बाद फिर हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मैंने ये बताया है कि अंश पूंजी में परिवर्तन के 5 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला है नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। दूसरा बताया है अंशों का समेकन। तीसरा है अंशों का उपविभाजन। इनको अलग अलग पॉइंट में आपको समझाऊंगी। एक बार मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से अंश पूंजी में परिवर्तन होता है। चौथा है अंशों को स्टॉक में अथवा स्टॉक को अंशों में बदलना। पांचवा है अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। तो ये जैसे कि अभी अपन ने देखा कि 2 मेथड हैं, तो अंश पूंजी में परिवर्तन के ये 5 मेथड हैं, और दूसरा जो मेथड है अंश पूंजी में कमी करना, इसके 3 मेथड हैं। इसमें सबसे पहला है अंशों पर अद्यत राशि में कमी करके अथवा दायित्व समाप्त करके, और दूसरा है आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाकर, और तीसरा है प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करके। तो ये हमारे आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप हैं। यही जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को ही आपको डिटेल में इस चैप्टर पे पढ़ना है, और इनके संबंध में क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, किस प्रकार से इसमें परिवर्तन करके या कमी करके बैलेंस शीट बनानी है, ये आपको इस चैप्टर को देखना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप इसको शुरू से समझेंगे तो इसको कंप्लीट करना, इसका एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो आपके पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको आप डिटेल में लिख दें, एक उदाहरण के माध्यम से समझा दें, तो इसका भी एक थ्योरी क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन का सबसे पहला मेथड, नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। सबसे पहले
देखिए दोनों पॉइंट्स में अंतर क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। एक में लिखा है अंश पूंजी में परिवर्तन, यानी अंश पूंजी वही रखनी है, केवल परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का अंश है, उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका जो प्रदत्त मूल्य है या जो कुल पूंजी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अंशों के मूल्य में, अंशों का जो अंकित मूल्य है उसको या तो कम कर दिया गया है या बढ़ा दिया गया है। जबकि दूसरा जो मेथड है अंश पूंजी में कमी करना, इसमें हम पूंजी में कमी करते हैं। जैसे मान लीजिए पेड अप कैपिटल 50 लाख है तो 48 लाख कर दी, 45 लाख कर दी, तो ये दोनों में अंतर है। तो उसी आधार पे हम पॉइंट्स को समझेंगे, इस बात को ध्यान में रख के हम समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा है ये नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। तो नए अंशों के निर्गमन, अब इशू ऑफ शेयर्स, ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा है। जिस प्रकार से उसमें एंट्रीज होती हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ एंट्री करनी है। नए अंशों का निर्गमन कब किया जाता है, जबकि कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में वो नए अंशों के निर्गमन द्वारा अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है। या यदि कंपनी ने अपनी अधिकृत पूंजी आप जानते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, जो कि कंपनी अपने जीवन काल में इशू कर सकती है, अंशधारियों में बांट सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने अपनी अधिकृत अंश पूंजी के समस्त अंश निर्गमित नहीं कर रखे हैं तो वो जितने नहीं कर रखे हैं उसको निर्गमन कर सकती है। यदि कंपनी ने अपनी संपूर्ण अधिकृत पूंजी को पहले ही निर्गमित कर दिया है तो नए अंशों के निर्माण द्वारा वह अपनी अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाकर पूंजी प्राप्त कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाने की तो कोई प्रविष्टि नहीं होती, आपको पता है। लेकिन यदि कोई नए अंशों का निर्गमन करते हैं तो उसके संदर्भ में उसी प्रकार से एंट्रीज होती हैं जिस प्रकार से आप इशू ऑफ शेयर्स या अंशों के निर्गमन के वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इस प्रकार से ये नए अंशों के निर्गमन में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी ने इतने अंशों का निर्गमन किया तो आप उसी प्रकार से एंट्री करेंगे जैसे नए अंशों के निर्गमन पर करते हैं। इस पॉइंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम दूसरे जो पॉइंट्स हैं उसके साथ देख लेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है अंशों का समीकरण। समीकरण से क्या आशय है। समीकरण जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है, जब किसी कंपनी के कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जाता है तो उसे अंशों का समीकरण कहते हैं। अंशों के समीकरण से कंपनी की कुल पूंजी में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं कि अंश पूंजी परिवर्तन में कुल पूंजी में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अंशों की संख्या कम हो जाती है। जैसे कि एक कंपनी के 20 रुपये वाले 50,000 अंश निर्गमित हैं और कंपनी इन अंशों का मूल्य 100 रुपये प्रति अंश करना चाहती है, तो 20 रुपये के पुराने 5 अंशों के बदले उसे एक नया अंश देना होगा, या 20 रुपये के पुराने 5 अंशों के बदले एक नया अंश बन जाएगा और समेकित अंशों की संख्या जो पहले 50,000 थी वो 10,000 रह जाएगी, लेकिन प्रदत्त अंश पूंजी तो वही 10 लाख रुपये रहेगी। और निर्गमित अंशतः अंशदत्त होने पर समेकन के पश्चात भी इनके प्रदत्त मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात पूर्ववत ही रहना चाहिए। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि 20 रुपये वाले अंशों को हमें 100 वाले में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए 20 रुपये वाले अंश के अभी तक हमने 15 रुपये ही मांगे गए थे, 15 रुपये ही मांगे थे। तो जो 100 रुपये का अंश है 20 रुपये में से 15 मांगे गए थे, यानी कितना मांगा गया था 75%, 75% मांगा गया था। तो जब हम इसको 100 रुपये वाले में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी जो प्रदत्त मूल्य है 100 का 75% कितना होगा 75 रुपये। तो 75 रुपये ही प्रदत्त रहना चाहिए। ये पूर्ण अंकित मूल्य तो 100 हो जाएगा, लेकिन जो पेड अप वैल्यू होती है वो 75 रहेगी इस स्थिति में, जिससे कि कंपनी भविष्य में 25 रुपये मांग सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि पेड अप मूल्य उतना ही रहना चाहिए। एक अंकित मूल्य होता है आपको पता है, और एक पेड अप वैल्यू होती है। जैसे कि 100 रुपये में 10 रुपये का शेयर है तो 8 रुपये पेड अप, यानी कि अभी फाइनल कॉल नहीं की गई है, 2 रुपये और मांगना बाकी है। तो इस प्रकार से जब हम समेकन करते हैं तो उसमें भी हमें पेड अप वैल्यू उसी प्रकार से ध्यान में रखनी होगी।
इसके लिए जो ये जो एडजस्टमेंट होता है, इसके लिए कंपनी के जो रजिस्टर है उसमें आवश्यक संशोधन कर लिया जाता है कि 20 रुपये का शेयर अब 100 रुपये का हो गया है। और इस स्थिति में क्या लेखा प्रविष्टि होगी, ये देखिए, ओल्ड डिनोमिनेशन। ओल्ड डिनोमिनेशन मतलब जो कि 20 रुपये था, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी 20 रुपये का जिसको कन्वर्ट करना है 20 रुपये का, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पता है, इसको बंद करना होगा, 20 रुपये वाले कैपिटल को हमें बंद करना होगा, तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा। या ओल्ड डिनोमिनेशन जो लिखा है यहाँ पे हम लिखेंगे 20, और जो अगर और टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट, और जिसमें कन्वर्ट करना है जैसे 100 में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100। जैसे मान लीजिए अगर ओल्ड डिनोमिनेशन 8 है और इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम 8 ऊपर लिखेंगे और 10 नीचे लिखेंगे। जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखा जाता है और जिसमें बदलना है उसको नीचे लिखा जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है ये, कि एक कंपनी अपने 10 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 60,000 इक्विटी अंशों को समेकित करती है और उनको 100 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 6,000 इक्विटी अंशों में विभक्त करती है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये देखिए 10 रुपये वाले को इसने 100 रुपये में कन्वर्ट किया है, तो जनरल प्रविष्टि देखिए, ये देखिए डिनोमिनेशन मैंने इसका बाद में लिखा है, इसको पहले लिख सकते हैं चाहे आप रुपये लिखें, ऐसे ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10 बाद में लगा सकते हैं। अब देखिए 10 को 100 में कन्वर्ट किया है, तो 10 ऊपर लिखा है, आपने डेबिट भी इक्विटी शेयर कैपिटल की है और क्रेडिट भी इक्विटी शेयर कैपिटल की है, लेकिन ऊपर हमने 10 लिखा है और नीचे 100 लिखा है। जिसको कन्वर्ट करना है वो 10 है, जिसमें कन्वर्ट करना है वो 100 है, तो उसको हमने क्रेडिट किया है। तो इस प्रकार से हम ये जनरल एंट्रीज करेंगे। अब एक और पॉइंट देखते हैं, अंशों का उपविभाजन। जिस प्रकार से समेकन किया जाता है, जैसे कि समेकन किया मतलब मिलाना, 10 को 100 में मिला दिया। अब उपविभाजन में क्या है, इसको विभाजित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले 100 के शेयर्स इशू थे, 100 रुपये वाले शेयर्स इशू थे, उसका उपविभाजन करना, उसको 10 रुपये में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं अंशों का उपविभाजन। ये इस स्थिति में कम मूल्य वाले अंशों, क्या किया हमने, जिस कम मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित कर दिया। 100 को 10 में कन्वर्ट करना, यानी कि कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित कर दिया जाता है, और इसे ही हम अंशों का उपविभाजन कहते हैं। अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में विभाजन करने का कंपनी की कुल पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें केवल अंशों की संख्या बढ़ जाती है, और कंपनी अपनी समस्त अंशों का या उसके किसी भाग का उपविभाजन कर सकती है। ऐसा प्राय क्यों किया जाता है, छोटे विनियोजकों को आकर्षित करने के लिए। यदि कंपनी के द्वारा आंशिक प्रदत्त अंशों का उपविभाजन किया गया है, तो विभाजन के पश्चात उन अंशों के चुकता मूल्य एवं अंकित मूल्य का अनुपात भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात हमने समेकन में देखी है कि यदि उसका पेड अप वैल्यू 8 है, 10 रुपये का शेयर था, 100 रुपये का शेयर था, 80 पेड अप है, तो 80% पेड अप है, 20 रुपये अभी मांगने बाकी थे, तो जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 में, तो इसकी पेड अप वैल्यू 8 रुपये रखेंगे, यानी 2 रुपये मांगने बाकी रह जाएंगे। वो अनुपात आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये वाला 6,000 अंश निर्गमित किए गए हैं और उन पर 75 रुपये प्रति अंश मांगा एवं भुगतान किया जा चुका है। तो अब यदि कंपनी इनको 10 रुपये में प्रति अंश में कन्वर्ट करना चाहती है, तो 100 रुपये के पुराने एक अंश के बदले 10 अंश बदल जाएंगे। यानी किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये का एक अंश था, अब उस अंश को 10 रुपये में कन्वर्ट करना है, तो उस व्यक्ति को हमें 10 अंश देने होंगे। जिस व्यक्ति के पास पहले एक अंश था 100 रुपये वाला, अब उसके पास 10 रुपये वाले 10 अंश रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले उसने 100 रुपये में 75 रुपये चुकाए थे, 100 रुपये 75 यानी 75% चुका दिया था और 25% देना बाकी था कंपनी को। तो जब उसके पास 10 रुपये का शेयर हो गया है, तो उसका 75% यानी 7.5 रुपये अब उसने चुका दिए हैं कंपनी को। कंपनी बाद में 2.5 रुपये वापस मांग सकती है, उससे मांगेगी जब भी इसकी इच्छा होगी, तब वो मांग सकती है। अब इस स्थिति में जनरल प्रविष्टि क्या होगी, ये देखिए, वही हमें उसी प्रकार से जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऊपर लिखेंगे, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट,
ऊपर जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया उसमें 100 रुपये वाला ओल्ड डिनोमिनेशन 100 है और न्यू डिनोमिनेशन 10 है। तो यहाँ पे उल्टा होगा, ऊपर वाली एंट्री में देखिए हमने 10 को 10 में कन्वर्ट 10 को 100 में कन्वर्ट किया है तो 10 ऊपर लिखा था और 100 नीचे लिखा था। यहाँ पे हमने 100 को 10 में कन्वर्ट किया है तो ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे 10 लिखेंगे। इस प्रकार से अभी आज हम ये इतने ही पॉइंट देखेंगे। इसके बाद बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो आपको मैं कल समझाऊंगी। इसको आप पढ़िए, किताब में देखिए